गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं सभी आप स्वस्थ होंगे और कॉपी और पेन कॉपी और पेन लेकर तैयार होंगे नोट्स बनाने के लिए। तो आइए स्टूडेंट्स, समय को ज़्यादा नष्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको आवेश क्या है, किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन कॉन्सेप्ट के आधार पर और फार्मूले मेथड के आधार पर उसकी डेफिनेशन दी और उसका एक फार्मूला भी दिया, Q बराबर आई टी। उसका हमने यूनिट्स भी बताया था कि उसका जो चार्ज है उसका यूनिट कूलॉम या एम्पियर सेकंड होता है। उसकी डायमेंशन भी बताई थी हमने, उसकी डायमेंशन क्या होती है, उसकी डायमेंशन 80 होती है। और चार्ज किस प्रकार की राशि है, तो चार्ज हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि। अब आइए इससे आगे जो हमारा चैप्टर है, टॉपिक्स है, उसको बढ़ाते हैं। तो आज देखते हैं चार्ज के प्रकार, यानी चार्ज कितने प्रकार का होता है। तो स्टूडेंट हेडिंग है आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार यानी आवेश कितने प्रकार का होता है। स्टूडेंट आवेश के प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। टाइप ऑफ चार्ज, आवेश कितने प्रकार का होता है स्टूडेंट्स। नंबर एक और नंबर दो। एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। यानी आवेश क्या होता है, दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, नंबर एक धनात्मक आवेश और नंबर दो ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश उसे कहते हैं ऐसा आवेश जिसपे क्या हो, प्लस का चार्ज हो, उसे धनात्मक आवेश कहते हैं। ऐसा आवेश जिसपे माइनस का चार्ज हो, उसे ऋणात्मक आवेश कहते हैं। दोनों का मात्रक कूलम ही रहेगा, चाहे ऋणात्मक सही चाहे धनात्मक सही। धनात्मक आवेश को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, ऋणात्मक आवेश को नेगेटिव चार्ज कहते हैं। नेगेटिव चार्ज। धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश दो प्रकार का होता है। अब हमें ये देखना है कि अगर कोई वस्तु धनावेशित है, यानी उस पर धनात्मक चार्ज है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, कमी होते हैं, ज्यादा होते हैं। ऐसे ही हमें क्या देखना है, ऋणात्मक आवेश के अंतर्गत देखना है। क्योंकि हम इस पर डिटेल में चर्चा इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ से कभी कभार एक नंबर का बहुविकल्प बोर्ड में पूछ लिया जाता है। तो हमें लगता है कि एक नंबर का हमारा जो विकल्प है, जो एग्जाम टाइमर एग्जाम के समय पर रहना नहीं चाहिए। इसलिए आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। इससे पहले स्टूडेंट, चर्चा करने से पहले आप ये जानते होंगे, ये हमारे पास क्या है, NaCl। NaCl हमारे पास क्या है, एक अणु है। नमक का हमारे पास क्या है, एक नमक है। और ये हमारे पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस, विद्युत अपघटन। वैसे मैं NaCl का विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर क्या होगा, NaCl अपने कंपोनेंट में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। N पर प्लस आ जाएगा, Cl पर माइनस आ जाएगा। Na पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और Cl पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस आ जाएगा। अब Na प्लस क्या कहता है और Cl माइनस क्या कहता है। Na प्लस क्या कहना चाह रहा है और Cl माइनस क्या कहना चाह रहा है, इसका कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। Na प्लस का मतलब है जब किसी भी मेटल्स पर या एटम्स पर या धातु परमाणु पर प्लस का चार्ज दिखाई दे, प्लस का ये सिंबल दिखाई दे, तो उसका मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। या हमारे पास एक है, तो सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। और क्लोरीन हमारे पास माइनस है, तो माइनस का मतलब ये है कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने त्यागा, वो क्या कर लिया, क्लोरीन ने ग्रहण कर लिया। ठीक, इतना समझे। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक है, वो कितना होता है, 11 होता है। 11 होता है। और आपको ये भी पता है जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है, उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन
उतने ही उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसी तत्व में उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इस प्रकार सोडियम में 11 हमारे पास क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है और 11 इसका क्या है, परमाणु क्रमांक है। अब आइए यहाँ देखते हैं यहाँ क्या एक्टिविटी है सोडियम यानी Na+ आयन के साथ में। अब अपने इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, 11 हमारे पास क्या थे, इसके पास सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे भाई, 10। अब कंडीशन ये आती है, तो ये बताओ कि इसका परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी। यहाँ हमारे पास परमाणु क्रमांक 11 है और प्रोटॉन की संख्या भी 11 है। तो आपको ये बताना है कि Na+ में प्रोटॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक कितना होगा। इलेक्ट्रॉन तो पता चल गया कि आपने इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तुम्हारे पास 10 बचे। क्या इलेक्ट्रॉन त्यागने से परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या परिवर्तित होती है या परिवर्तित नहीं होती है, ये बताना है। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें, कोई भी एटम या कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या त्यागे, त्याग अपने अपने एटम से क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागे या ग्रहण करे, उसमें एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक और उसके प्रोटॉन की संख्या बिल्कुल चेंज नहीं होती है। तो इस प्रकार हमारे पास जो सोडियम है, सोडियम में 11 प्रोटॉन है और 11 क्या है इसका परमाणु क्रमांक है। यानी केवल क्या होता है, कोई एटम इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उससे क्या होती है, केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ सकती है या घट सकती है अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या त्यागे तब। यहाँ हमारे पास सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो उसके पास 10 बचे, लेकिन परमाणु क्रमांक इसका भी 11 है, इसका भी 11 है, यहाँ हमारे पास प्रोटॉन 11 है तो यहाँ भी 11 है। तो हमारे पास जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो वहां से क्या होती है, केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज होती है, ना कि प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक की। अब ऐसे हमारे पास क्या है, Cl है। Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो 17 ही इसका क्या है, परमाणु क्रमांक है, 17 ही इसमें इलेक्ट्रॉन है और 17 इसमें क्या है, प्रोटॉन है। अब यहाँ Cl- है, Cl- का मतलब क्या है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, यानी 17 इसके पास है, इसने एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो टोटल इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो हो गए 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो 17 ही रहेगा और प्रोटॉन की संख्या भी कितनी रहेगी, 17 रहेगी। यानी इलेक्ट्रॉन, कोई एटम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या त्यागे, उससे क्या होता है, प्रोटॉन और जो परमाणु क्रमांक है उसकी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या पर प्रभाव पड़ता है। इतना हो गया। यानी हमारे पास जरा गौर से ये देखने की बात है, धनावेशित वस्तु हमारे पास पहले की अपेक्षा हमारे पास यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 10 हो गए। तो धनावेशित वस्तु के लिए मैं केवल इतना बताने का प्रयास कर रहा हूं कि धनावेशित वस्तु में हमारे पास, धनावेशित वस्तु में उसकी जो मूल अवस्था है, परमाणु की जो अवस्था है, उसकी अपेक्षा इलेक्ट्रॉन कम है, जबकि ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है। यहाँ 17 से 18 हो गए, यहाँ 11 से क्या हो गए, 10 हो गए। तो यहाँ केवल यही तात्पर्य है कि धनावेशित वस्तु में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्योंकि ये विकल्प 1 नंबर में आ चुका है। ये जो विकल्प है, क्वेश्चन आया था कि धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की होती है, उन्होंने पूछा था कमी अधिकता, सी में दिया था कमी और अधिकता दोनों और डी में दिया था इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना, धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, जबकि ऋणावेशित वस्तु में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में विकल्प के रूप में ऑप्शनल पे, मतलब ऑप्शनल में हमारे पास जो 6 आते हैं फिजिक्स में, उसमें से एक विकल्प कभी कभी दे देते हैं 1 नंबर का। तो इलेक्ट्रॉन अगर धनावेशित वस्तु है या किसी वस्तु का प्लस का चार्ज है तो उसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, और अगर माइनस का चार्ज है तो इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब स्टूडेंट ये बताओ, अगर कोई एटम पर हमारे पास क्या है, कोई माइनस क्यू है और कोई प्लस क्यू है, इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है। अब ये बताओ, अगर इस पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर, इस पे इलेक्ट्रॉन त्यागने पर क्या द्रव्यमान पर कोई प्रभाव पड़ता है, हाँ जी पड़ता है। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉन ये इसने ग्रहण किया, इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो त्यागा और ग्रहण करने पर क्या द्रव्यमान पर, मास पर, क्या द्रव्यमान या मास पर कोई इफेक्ट पड़ता है या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर है जी हाँ, प्रभाव पड़ता है। अगर मान लो इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान की संख्या कितनी, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम।
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। अगर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसका मतलब है कि उसका इतना द्रव्यमान जा रहा है, और कोई एटम इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उसका मतलब है कि उस पर इतना द्रव्यमान आ रहा है। जैसे क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो उस पर इतना द्रव्यमान आ रहा है, और सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो उससे क्या हो रहा है, इतना द्रव्यमान जा रहा है। इसलिए क्या होता है, जो धनावेशित वस्तु होती है, जो ऋणावेशित है ये धनावेशित है, तो धनावेशित वस्तु में क्या होती है, द्रव्यमान में कमी होती है। द्रव्यमान में क्या हो जाती है, पहले की अपेक्षा कमी होती है। और जबकि ऋणावेशित क्या होती है, द्रव्यमान में अधिकता होती है पहले की अपेक्षा। यहाँ ऋणावेशित में द्रव्यमान में अधिकता होती है और यहाँ क्या होती है, कमी होती है। तो स्टूडेंट हमारे पास चार्ज क्या होता है, दो प्रकार का होता है, धनात्मक ऋणात्मक। अगर कोई वस्तु धनात्मक है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऋणात्मक ऋणात्मक है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अगर धनात्मक है तो उसके द्रव्यमान में भी कमी है, और ऋणात्मक है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान की अधिकता है। तो स्टूडेंट इसे इतना नोट करें। अब चाहें तो स्टूडेंट इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को पुश करके भी इसे देख सकते हैं। वाई स्टूडेंट मैं इसे रफ करता हूं, मैं इसे रफ करता हूं स्टूडेंट्स। मान लो स्टूडेंट हमारे पास एक रेखा है जिसके दो सिरे हैं, एक सिरा ये है, दूसरा सिरा ये। पहले सिरे पर भी हमारे पास माइनस क्यू है और दूसरे सिरे पर हमारे पास माइनस क्यू। इसे मान लो डायग्राम 1। दूसरा लाइन बनाई हमारे पास, दूसरी रेखा खींची जिसके पहले सिरे पर हमारे पास प्लस का क्यू है और दूसरे सिरे पर हमारे पास माइनस का क्यू है। इसे मान लो डायग्राम नंबर 2। ऐसे मैं बनाता हूँ डायग्राम नंबर 3। ये हमारे पास इस पर माइनस क्यू है, बाद में हमारे पास प्लस क्यू है। ये हो गया डायग्राम नंबर 3। ये मैंने फिर एक लाइन बनाई, इस पर हमारे पास पहले प्लस क्यू है, बाद में माइनस क्यू है। ये हो गया डायग्राम नंबर 4। अब हमारे पास प्रत्येक जगह दो दो चार हैं, प्रत्येक जगह प्रत्येक लाइन पर दो दो आवेश हैं। यहाँ भी दो हैं, यहाँ भी दो हैं, यहाँ भी दो हैं और यहाँ भी दो। और दोनों के जो परिमाण यानी मैग्नीट्यूड यानी उसका जो संख्यात्मक मान और उसका जो इकाई है का गुणनफल है वो कैसा है, समान है। यानी यहाँ भी क्यू क्यू है, यहाँ भी क्यू क्यू है, यहाँ भी क्यू क्यू है। तो हमारे पास आवेश कैसा है, समान है। लेकिन उसकी प्रकृति कैसी है, यहाँ प्रकृति समान है, यहाँ भी चार्ज की प्रकृति कैसी है, समान है, प्लस प्लस है। यहाँ अपोजिट है, एक पर माइनस है दूसरे पर प्लस है, और पहले पर प्लस है दूसरे पर माइनस। तो स्टूडेंट अगर हमारे पास चार्ज कैसे हैं, समान प्रकार के हैं, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, समान प्रकार के हैं। और यदि आवेश समान प्रकार के हों तो उनके बीच क्या होता है, एक बल कार्य करता है। यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है, यहाँ अलग अलग है। यदि आवेश हमारे पास कैसे हो, प्रकृति में समान प्रकार के हों तो उनके बीच एक बल कार्य करता है, उसे बोलते हैं स्टूडेंट प्रतिकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल। और यदि आवेश प्लस प्लस हैं तब भी उनकी प्रकृति कैसी है, समान है। तो प्लस प्लस है इसलिए समान है, यहाँ माइनस माइनस है इसलिए समान है, इसलिए यहाँ प्रतिकर्षण है तो यहाँ भी क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। प्रतिकर्षण बल है। अब यहाँ स्टूडेंट हमारे पास एक माइनस है एक प्लस क्यू है, तो हमारे पास आवेश की प्रकृति कैसी है, यहाँ अपोजिट है यानी विपरीत प्रकार की है, इसलिए इनके बीच एक बल होगा जिसका नाम दिया जाएगा अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल। अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल। यहाँ भी एक प्लस है एक माइनस है, इसलिए चार्ज की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, हाँ अपोजिट है, इसलिए इनके बीच क्या होगा, आकर्षण बल होगा, आकर्षण बल। स्टूडेंट इसका बताने का केवल यही एक मकसद है। कभी कभार कूलाम्स लॉ से क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, और न्यूमेरिकल्स में लास्ट में पूछते हैं बल की प्रकृति कैसी होगी, आकर्षण होगी या प्रतिकर्षण होगी।
तो आपके पास यदि न्यूमेरिकल वैल्यू में दोनों चार्जों की वैल्यू माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तो इस स्थिति में जो बल है, फोर्स है, उसका नेचर आपको लिखना है प्रतिकर्षण बल। इसके अपोजिट इधर आइए, अगर एक पर पहले प्लस है बाद में माइनस है, या पहले बाद में प्लस है फिर पहले माइनस है, ये स्थिति हो, तो आपको जो बल है, फोर्स की आपकी जो नेचर है, प्रकृति है, वो आपको लिखनी है आकर्षण। आकर्षण बल, ये इतना लिखना है, क्योंकि कभी कभार न्यूमेरिकल्स में एक नंबर में ये पूछ लेते हैं कि बल की प्रकृति कैसी है, बल का नेचर कैसा है बताइए, तो बच्चे खड़े जाते हैं। तो केवल आपको ये बताना है कि बल का नेचर अट्रैक्शन है या रिपल्सन, यानी आकर्षण है या प्रतिकर्षण। अब स्टूडेंट, इन चार्ज की प्रकृति के आधार पर एक कॉन्सेप्ट बनता है। हमारे पास यहाँ कैसे दोनों समान प्रकार के आवेश हैं, दो समान प्रकार के आवेश हैं, तो इनके बीच कैसा बल लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। समान प्रकार के आवेश होने के कारण यहाँ भी समान प्रकार के हैं, यहाँ भी समान प्रकार के हैं, यहाँ विपरीत प्रकार के हैं, क्योंकि एक पे प्लस है एक पे माइनस है, एक पे प्लस है एक पे माइनस है, यहाँ दोनों दोनों प्लस है, यहाँ दोनों दोनों माइनस है। समान प्रकार के आवेश होने के कारण इन दोनों आवेश को या इन दोनों आवेश को क्या बोलते हैं, सजातीय आवेश। समान प्रकार के आवेश होने के कारण इन इसको और इन दोनों आवेश को क्या बोलते हैं, सजातीय आवेश कहते हैं। और यहाँ अलग अलग प्रकार के आवेश होने के कारण इन्हें बोलते हैं विजातीय आवेश। तो स्टूडेंट में लिखता हूं, दो समान प्रकार के आवेशों के बीच कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तब इन आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं। नंबर 2 में आता है हमारे पास दो असमान प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। तब इन आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं। कहने का मतलब है, अगर आवेशों की प्रकृति माइनस माइनस है तब भी उन्हें सजातीय कहेंगे, अगर प्लस प्लस है तब भी उन्हें क्या कहेंगे, सजातीय कहेंगे। अगर विपरीत प्रकार की प्रकृति है तो उन्हें क्या कहेंगे, विजातीय कहेंगे। विजातीय जो हमारे पास सजातीय आवेश हैं, सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण बल होता है। सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण बल होता है, जबकि विजातीय आवेशों के बीच कैसा होता है, आकर्षण बल होता है। इतना याद रखना है आपको, सजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल, और जबकि विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल, जबकि सजातीय आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण बल होता है। इतना आपको याद रखना है स्टूडेंट। यहाँ से बल की क्या करते हैं, नेचर को पता कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट इसे नोट्स करें, स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट इसे अब रफ करते हैं। इससे अरे भाई, आप चाहें तो पहले इस वीडियो को पुश करके नोट्स बना सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेकर भी नोट्स बना सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ
चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, इसमें आवेश का क्या बताया गया है, आवेश की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी को बताया गया है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंतर्गत। क्या बताना चाह रहा है क्वांटाइजेशन, क्या बताना चाह रहा है क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण बताने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक फार्मूला बता दूं, Q बराबर फार्मूला होता है प्लस माइनस एन, यानी आवेश धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो मैं लिखता हूं जहां n हमारे पास क्या है, संख्या है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, E हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिस पर आवेश कितना होता है माइनस के 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, माइनस के 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। और Q हमारे पास क्या है, आवेश है, जिसका मात्रा क्या होता है, कूलम है। Q हमारे पास आवेश है, E हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, N हमारे पास क्या है, संख्या। अब क्वांटाइजेशन ये बताना चाह रहा है कि किसी सिस्टम का हमारे पास क्या है, कोई चार्ज है, किसी सिस्टम का क्या है, हमारे पास कोई आवेश है। आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन की पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होता है। एन की किससे क्या कर रहे हैं, हम ई से गुणा कर रहे हैं, एन की ई से गुणा करने पर हमारे पास क्या प्राप्त हो रहा है, क्यू प्राप्त हो रहा है। एन की ई से गुणा करने पर हमारे पास क्या हो रहा है, आवेश प्राप्त हो रहा है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंतर्गत ये बताया गया है कि किसी सिस्टम कोई निकाय का आवेश, निकाय किसे कैसे कहते हैं, छोटे छोटे कण मिलकर के बनाते हैं सिस्टम बनाते हैं, उसे सिस्टम कहते हैं, निकाय कहते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये एक आवेश है, किसी निकाय का एक आवेश है, जो किसी निकाय का जो आवेश है इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज, पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यानी सिस्टम का जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। एन का मान हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एन का जो मान है कभी भिन्नात्मक संख्या नहीं हो सकता, यानी उसका मान दशमलव के रूप में नहीं हो सकता, उसका मान सदैव क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा। इस बात को आप ध्यान रखें। और क्वांटाइजेशन के अंतर्गत केवल यही बताया जा रहा है कि n का मान क्या होगा, एक पूर्ण संख्या के रूप में होगा, भिन्नात्मक के रूप में नहीं होगा, भिन्न के रूप में नहीं होगा। n का मान 1 2 3 4 डॉट डॉट कुछ हो सकता है, लेकिन जो n का मान है 1.5 या 1.6 जो भी है, 1.1 ये ना होगा, इसके अतिरिक्त हमारे पास क्या हो सकता है, ये होगा, परंतु ये ना होगा। तो क्वांटाइजेशन की थ्योरी कहती है किसी निकाय का जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। तो स्टूडेंट इसे लिखते हैं, किसी निकाय का आवेश, आवेश इलेक्ट्रॉन के मान का पूर्ण गुणज के रूप में होता है। यानी हमारे पास निकाय का जो आवेश है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में हो सकता है। इसको चाहे तो आप इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं कि Q बराबर 1e 2e 3e डॉट 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 प्लस NE, या इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं माइनस के 1e माइनस के 2e माइनस के 3e डॉट डॉट माइनस के NE के रूप में दिखा सकते हैं।
दिखा सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अंतर्गत आपको इतना ध्यान रखना है कि n का मान क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में इतना बताया है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं और सिस्टम पर कोई आवेश है, निकाय पर कोई आवेश है, तो उनमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो क्या होती है, एक पूर्ण गलत जो होती है, एक पूर्ण संख्या के रूप में होती है। ठीक, इतना स्टूडेंट इसे नोट्स करें। इसके 2-3 न्यूमेरिकल्स कराते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए मैं इसे रफ करता हूँ, आप वीडियो को पुश करके भी नोट्स बना सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या कराने हैं स्टूडेंट्स, हमें न्यूमेरिकल कराने हैं, आंकिक प्रश्न। मान लेते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन है। मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगा, 3 में से 2 खुद कराऊंगा, एक आपको खुद करना है। मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, कोई निकाय, कोई निकाय जिस पर 8.0 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम आवेश है। ये कोई निकाय है जिस पर क्या है, इतना आवेश है। यदि है तो निकाय में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या निकालना है, n का मान निकालना है। हमारे पास Q दिया है, Q का मान हमारे पास दिया है स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे पास हल और ये रहा हमारे पास सॉल्यूशन। Q का मान हमारे पास दिया है 8.0 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, और हमारे पास n का मान पूछ रहा है। भाई संख्या कितनी होगी, संख्या ज्ञात कीजिए, n का मान पूछ रहा है। E का मान हम जानते हैं 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, माइनस का चिन्ह होता है, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय E का मान माइनस में नहीं रखना है। ये केवल प्रकृति बताता है कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। तो स्टूडेंट फार्मूला होता है Q बराबर n, क्योंकि ना तो हमारे पास यहाँ प्लस का बात किया गया है न ऋणात्मक की बात करें, तो सीधे क्या करेंगे हम, इसका जो ओरल फार्मूला है, नॉर्मल साधारण फार्मूला है, वो रखेंगे जनरल। n का मान निकालना है तो E पहुंच जाएगा इसके बटे में, n बराबर हो जाएगा Q अपॉन E। n का मान रखना है, Q का मान हमारे पास कितना है 8.0 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, और इसका मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का मान हो गया, ये चार्ज का वैल्यू हो गई। 10 की पावर 19 से 19 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा n बराबर 8.0 या 1.6। पॉइंट के बाद इधर यहाँ भी एक संख्या है, पॉइंट के बाद यहाँ भी एक संख्या है, तो इसलिए पॉइंट से पॉइंट क्या हुआ, कैंसिल हो गया। हमारे पास ये बचे 80, ये बचे हमारे पास 16, और 16 पंजे कितने होते हैं, 80 होते हैं। तो n का मान हमारे पास क्या है स्टूडेंट, एक पूर्ण संख्या आया है। n का मान हमारे पास क्या है, एक पूर्ण संख्या, जो क्या है, पूर्ण संख्या का इलेक्ट्रॉन का क्या है, गुणज है। जो हमारे पास जो पूर्ण संख्या हमारे पास n है, वो n क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या है, गुणज है। तो n का मान हमारे पास क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या होगा। स्टूडेंट इसे नोट करें। आइए स्टूडेंट मैं इसे रफ करता हूँ, कोई दूसरा न्यूमेरिकल्स देने का प्रयास करता हूँ स्टूडेंट्स। दूसरा न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक निकाय
जिस पर एक कूलाम आवेश है, तो निकाय में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। एन का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये हो गया 3। एक निकाय पर 3.2 कूलाम का आवेश है, तो निकाय पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। एक निकाय है जिस पर हमारे पास क्या 3.2 कूलम आवेश है, तो निकाय पर क्या निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने हैं। पहला सवाल कर रहा है निकाय पर हमारे पास क्या है, 1 कूलम आवेश है, तो निकाय में क्या निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। स्टूडेंट्स इन दोनों में से मैं केवल 2 कराऊंगा, क्योंकि ये दोनों जो क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों ये बहुविकल्प के रूप में ज्यादा आता है, ये शॉर्ट में 2 नंबर के रूप में ज्यादा आता है। तो स्टूडेंट्स ये वाला न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, ये वाला आपको खुद करना है। तो एक निकाय पर हमारे पास कितना है, 1 कूलम आवेश है। यहाँ कर रहे हैं हम हल। कौन सा हल कर रहे हैं, पहला वाला हल। क्यू बराबर हमारे पास 1 कूलम है। निकाय पे हमारे पास क्या निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है हमारे पास। ई का मान आपको पता ही है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, माइनस का रखना नहीं है। तो Q बराबर होता है हमारे पास एन ई। एन का मान निकालूंगा तो ई पहुंच जाएगा इसके बट्टे में, एन बराबर हो गया Q अपॉन ई। एन बराबर Q अपॉन ई। Q का मान हमारे पास कितना है 1 और ई का मान है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। ये माइनस की घात ऊपर किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो एन बराबर हो जाएगा 1 गुणा 10 की पावर 19 अपॉन 1.6। पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद हो गया 0। यहाँ से एक घात कम करने पर मैं यहाँ एक 0 लगा सकता हूँ भाई। एक घात मैंने कम कर दी, हमारे पास एक 0 लग गया। 18 मान यानी 19 में से मैंने एक घात कम कर दी, 0 लगा दी, हमारे पास बची 18 बटे हमारे पास कितने हुए 16। 4 चौक 16 और 25 चौक 100, 25 बटे 4 गुणा 10 की पावर 18। 25 को 4 से भाग दूंगा तो हमारे पास आएगा 4 छंग 24। हमारे पास बचा एक पॉइंट लगाया, 0 लगा दिया, हमारे पास हो गया 10। 4 दूनी 8, हमारे पास बचे 2 और 4 पंजे 20। तो n का मान आ गया 6.25 गुणा 10 की पावर 18। ये हमारे पास n का मान स्टूडेंट्स आ गया। अब आपको लगता होगा कि n का मान हमारे पास क्या है, एक दशमलव के रूप में। स्टूडेंट दशमलव के रूप में हमारे पास पावर अधिकतम कितनी पावर है, 18, वो भी प्लस से है, तो इसको हम चाहें तो 6.25 10 की पावर 18। मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट के बाद 2 संख्या है, 2 जीरो डालूंगा, ये 2 हाथ से 2 हाथ कैंसिल, हमारे पास कितनी बची 16। तो n बराबर 625 गुणा 10 की पावर 16। ये पूर्ण संख्या, लेकिन बहुविकल्प में ये आंसर देते हैं स्टूडेंट्स। नोट्स कर लेते हैं। इसे नोट्स करें। आइए स्टूडेंट मैं इसे रेफ करता हूं, दूसरा सवाल आप इसे खुद कर लेना, वीडियो को पोस्ट कर लिया। अब हमारे पास आवेश नेक्स्ट टॉपिक है। आवेश
संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण नियम। आपने आवेश का संरक्षण नियम पढ़ा होगा कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आपने इतना पढ़ा होगा। उससे पहले हम आपको बता दें संरक्षण का मतलब क्या होता है, यानी कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, मान लो हमारे पास कोई सिस्टम है, तो सिस्टम में हमारे पास बहुत सारा आवेश है। यहाँ मान लो 1 कूलम है, यहाँ 2 कूलम है, यहाँ 3 कूलम है, यहाँ 4 कूलम है, यहाँ 5 कूलम, ऐसे हमारे पास पूरा सिस्टम क्या है, आवेशों से डिस्ट्रीब्यूट है, यानी इसमें आवेश हमारे पास क्या है, वितरित है। ऐसे पूरे हमारे पास सिस्टम में आवेश क्या है, वितरित है। और विद्युत हमारे पास टोटल आवेश मान लेते हैं हमारे पास 5 4 9 3 12 14 और 15 मान लेते हैं। टोटल पूरे सिस्टम का आवेश हमारे पास क्या है, 15 कूलम है। तो 15 कूलम है, तो मैं इससे क्या करता हूँ, हिलाता हूँ डुलाता हूँ, हिलाता डुलाता, जो भी एक्टिविटी करता हूँ मैं इसको हिलाता हूँ। और यदि मैं इसे हिलाऊं तो हिलाने के बाद सिस्टम का आवेश क्या हो, 15 कूलम होना चाहिए। जो सिस्टम का आवेश है वो क्या होना चाहिए, 15 कूलम हो। तो हमारे पास आवेश इस सिस्टम में कैसा होगा, कंजर्वेशन होगा। और जैसे ही यहाँ पर इस संख्या चेंज हुई तो सिस्टम का आवेश कंजर्वेशन ना होगा, ये ध्यान रखना। हिलाने के बाद इस सिस्टम का आवेश कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। भले यहाँ संख्या यहाँ की जगह 1 कूलम की जगह 4 हो जाए, यहाँ 4 की जगह 2 हो जाए, 5 की जगह 6 हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐड करने पर टोटल हमारे पास जो चार्ज हो कितना होना चाहिए, 15 कूलम। तो आवेश कंजर्व होगा, वरना कंजर्व यानी संरक्षण नहीं होगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट आवेश का कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या कर सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही क्या है, आवेश संरक्षण का नियम है। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट हमारे पास ये कहता है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है, ये मान लो हमारे पास क्या है, कोई सिस्टम है और इस सिस्टम पर हमारे पास आवेश क्या है, ये है -2 कूलम, ये है 4 कूलम, ये है 3 कूलम। ये हमारे पास क्या है, कोई सिस्टम, इस पर आवेश है। तो सिस्टम का आवेश हमारे पास कैसा होना चाहिए, हिलाने डुलाने के बाद इस सिस्टम का आवेश कैसा होना चाहिए, कंजर्व, यानी समान रहना चाहिए। तो सिस्टम हमारे पास कैसा होगा, कंजर्व होगा, वरना नहीं होगा। तो इसकी डिफिनेशन लिखता हूं, किसी विलगित निकाय, यानी इसकी जगह ले सकता हूं आइसोलेटेड सिस्टम। किसी विलगित निकाय का कुल आवेश कैसा रहता है, नियत रहता है। नियत मतलब कांस्टेंट रहता है। यानी किसी आइसो, विलगित का मतलब क्या होता है, अकेला। निकाय का मतलब होता है सिस्टम। सिस्टम किसे कहते हैं, जो क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यानी हमारे पास ये पूरा सिस्टम है, किससे मिलकर, आवेश से मिलकर बना है, तो ये आवेश का सिस्टम है।
तो विलगित का मतलब होता है अकेला, यानी केवल हमारे पास कैसा सिस्टम है, एक ही प्रकार के पार्टिकल्स यानी चार्ज का सिस्टम है, इसलिए बोलते हैं इसे आइसोलेटेड सिस्टम है। अब मैं आइसोलेटेड सिस्टम है किसी विलगित निकाय का कुल आवेश कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब है कि जो टोटल चार्ज की जो पहले स्थिति थी बाद में वही स्थिति होनी चाहिए, ये होता है कांस्टेंट। कोई एक्शन रिएक्शन से पूर्व चार्ज की जो स्थिति थी और एक्शन रिएक्शन के बाद चार्ज की क्या होनी चाहिए, वही स्थिति होनी चाहिए, ये होता है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का मतलब है स्टूडेंट हमारे पास कांस्टेंट हो गया। मान लो मैंने ये सिस्टम है, इस पर माइनस के 2 कूलम 4 कूलम 3 कूलम आवेश है, मैंने इसको हिलाया और डुलाने के बाद मान लो इस पर आ गया 3 कूलम आवेश, यहाँ आ गया 5 कूलम आवेश और यहाँ आ गया Q कूलम आवेश। तो मान लेते हैं ये हमारे पास Q1 बराबर है, ये Q2 बराबर है और ये हमारे पास Q3 बराबर है। तो ये हमारे पास ये चार्ज चेंज हो गया, तो इसको मानेंगे Q1 डैश बराबर, इसे मान लेते हैं Q2 डैश बराबर और ये हो गया Q3 डैश बराबर। तो पूछ रहा है कि इस वाले Q का मान कितना होगा। Q का मान निकालने के लिए इस वाले आवेश को जोड़ेंगे, बाद में इस वाले आवेश को जोड़ने से क्या कर देंगे, Q का मान निकाल लेंगे। यानी पहले क्या कर दो, इस वाले सिस्टम के तीनों आवेशों को कर दो सम, तीनों आवेशों को कर दो जोड़ दो, और उसके बाद हमारे पास दूसरा सिस्टम है, इसके भी आवेश को क्या कर दो, सम कर दो। Q2 डैश प्लस Q3 डैश, Q1 का मान माइनस के 2 है, Q2 का मान हमारे पास 4 है और Q3 का मान हमारे पास 3 है। Q1 डैश का मान हमारे पास 3 है और Q2 का हमारे पास Q है, Q2 डैश का मान हमारे पास Q है, Q3 डैश का मान हमारे पास कितना है, 5 है। 4 और 3 7 में से 2 हमारे पास कितने बचा, 5 और 3 हमारे पास कितना होगा, ये हो गया 8 प्लस का Q, 8 प्लस के अंदर किसके जाएंगे, माइनस के, यानी 5 माइनस का 8 बराबर Q और Q बराबर हो गया माइनस के 3 कूलम। तो हमारे पास सिस्टम में Q का मान कितना है, 3 कूलम है। अगर मैं इस Q की जगह माइनस के 3 रख दूं और सॉल्व करने पर क्या होगा, इसका आवेश और इसका आवेश कैसा होगा, बिल्कुल सेम होगा। आइए देखते हैं। 4 और 3 7 में से 2 गया, हमारे पास क्या बचा, 5 कूलम बचा। 5 और 3 8 में से 3 गया, हमारे पास क्या बचा, 5 कूलम। तो सिस्टम का आवेश कैसा रहा, कांस्टेंट रहा। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। स्टूडेंट इसे नोट कीजिए। इसे नोट कीजिए। आइए स्टूडेंट, मैं इसे अब रफ करता हूं, वीडियो को पुश करके आप नोट्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास कि आवेश के द्वारा किस किस प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। वैद्युत क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं। तो आइए, आवेश द्वारा क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उत्पन्न होती हैं। तो किस प्रकार से होती हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। आवेश से उत्पन्न क्षेत्र, एरिया प्रोड्यूस बाय चार्ज, एरिया प्रोड्यूस बाय चार्ज, आवेश के द्वारा उत्पन्न क्षेत्र। ठीक, अगर मान लो मेरे पास नंबर 1 में आवेश कैसा है, स्थिर है। स्थिर का मतलब है कि उसका जो विस्थापन है वो कैसा है, समान है। यानी कि स्थिर आवेश का मतलब है कि उस आवेश का वेग कैसा है, जीरो है। आवेश स्थिर है यानी रुका हुआ है, तो कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो स्टूडेंट हमेशा ध्यान रखना, यदि आवेश स्टैटिक्स है यानी रुका हुआ है, स्थिर है, कांस्टेंट है, तो वहां हमेशा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है।
वैद्युत क्षेत्र। यदि आवेश स्थिर है, रुका हुआ है, तो उसके द्वारा क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब नंबर 2 पर है, आवेश कैसा हो गया, अब हो गया गतिमान। गतिमान क्या कर रहा है, आवेश मूव कर रहा है, गतिमान आवेश। आवेश क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कोई भी वेग से मूव कर रहा है, और भी वेग से मूव कर रहा है, तो उसके द्वारा क्या होते हैं, दो क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। एक होता है वैद्युत क्षेत्र, यानी कि ई, और दूसरा होता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र भी, यदि आवेश मूव कर रहा है, वी वेग से मूव कर रहा है, तो उसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आवेश कांस्टेंट है, यानी उसका जो वेग है वो 0 है, तो उसके द्वारा कैसा होता है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके बाद में हमारे पास तीसरा पॉइंट है, आवेश कैसा है, त्वरित है। त्वरित मतलब क्या, उसके वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। त्वरित आवेश, एक्सेलरेटेड चार्ज। यदि आवेश कैसा है, त्वरित है, यानी उसके वेग में क्या हो रहा है, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो हमारे पास क्या होता है, त्वरण प्रोड्यूस होता है, यानी त्वरित आवेश है। तो इसके द्वारा क्या होता है, एक तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तथा क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, उत्पन्न होती है। स्थिर आवेश का मतलब है कि हमारे पास जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, समय के साथ बिल्कुल सेम है, इसलिए हमारे पास आवेश कैसा है, स्थिर है। और जैसे ही डिस्प्लेसमेंट चेंज होने लगा, तो हमारे पास क्या हुआ, आवेश गतिमान होने लगा, यानी उसका वेग प्रोड्यूस हुआ, और जैसे ही वेग चेंज हुआ, तो उससे वहां क्या हुआ, एक्सेलरेटेड हुआ, चार्ज एक्सेलरेट होने लगा, तो वहां त्वरण उत्पन्न हुआ। अगर आवेश स्थिर है, तो उसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। आवेश गतिमान है, तो उसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। और आवेश त्वरित है, तो उसके द्वारा वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती है, उत्पन्न होती है। स्टूडेंट ये वाला और ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। एग्जाम में पूछा जाता है कि गतिमान आवेश द्वारा उत्पन्न होता है, ऑप्शन ए वैद्युत क्षेत्र, ऑप्शन सी बी चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, गतिमान आवेश द्वारा दोनों क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। त्वरित आवेश द्वारा कभी कभी पूछ लेते हैं, त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन में देते हैं केवल विद्युत चुंबकीय तरंग, तो ये सही करेक्ट है, करेक्ट है। यानी तीनों वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंग किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं, वो होती हैं त्वरित आवेश के द्वारा। नोट करें स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट, मैं इसे अब रफ करता हूं। मैं इसे रफ कर रहा हूं बच्चों। इसके बाद हमारे पास आवेश करने की विधि। आवेशित ऑब्जेक्ट को आवेशित करने की विधि, यानी कि चार्जिंग मेथड। चार्जिंग मेथड, चार्जिंग मेथड, चार्जिंग मेथड क्या होता है, इसमें द्वारा क्या हमारे पास क्या होता है, कंडक्टर, इंसुलेटर और जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस उसको चार्ज किया जाता है। चार्ज करने के बाद उन पर कैसा कैसा आवेश होता है और इसके लिए कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो उसमें हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट, आवेश को चार्ज करने की हमारे पास क्या है, टोटल 3 विधि है। एक है हमारे पास घर्षण यानी फ्रिक्शन, फ्रिक्शन। एक हमारे पास प्रेरण यानी इंडक्शन, और तीसरी है हमारे पास स्टूडेंट, तीसरी है हमारे पास चालन यानी चालन, कंडक्टेंस।
कंडक्टेंस। घर्षण द्वारा किन पदार्थों पर आवेश दिया जाता है, तो वो है अचालक। अचालक यानी इंसुलेटर। अचालक वो होते हैं जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनके हमारे पास एटम्स होते हैं, इनके एटम के साथ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली बॉन्डेड होते हैं, यानी दृढ़ता पूर्वक क्या होते हैं, उनकी कक्षाओं के साथ इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं। और प्रेरण द्वारा किस प्रकार के पदार्थों को चार्ज किया जाता है, तो वो है नंबर 1 चालक, चालक तथा परावैद्युत पदार्थ। चालक मतलब कंडक्टर, परावैद्युत पदार्थ मतलब डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस, डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस, RIC, डाई इलेक्ट्रिक सबस्टेंस। जब किसी घर्षण विधि द्वारा किसी अचालक को चार्ज किया जाता है तो उस पर समान और विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है। समान एवं विपरीत प्रकार का आवेश, समान एवं विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है।